दोस्तों नमस्कार। अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार का हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के अपने राहुल गांधी के साथ चल दिए, राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे। तो क्या ये सरकार अब बहुत जल्दी जाने वाली है? यानी नरेंद्र मोदी सरकार का अब हनीमून पीरियड जल्दी ही खत्म होने वाला है। इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन पहले जरा इस सवाल पर आते हैं कि आखिर क्या हुआ है कि अचानक उनके साथी राहुल गांधी के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। मैं अभी 3 साथियों की बात करूंगा। उनके हनुमान होने का दावा करने वाले बिहार के दलित नेता चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, और इस बार एनडीए में वो शामिल होकर के बड़ी संख्या में अपने सांसद जिता करके लाए। एनडीए में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरे एक और हनुमान हैं मोदी जी के, वो हैं महाराष्ट्र के ही दलित नेता रामदास अठावले। रामदास अठावले की चुटकुलेबाजी तो आपको याद ही होगी। पार्लियामेंट में हमेशा मस्खरी करते हुए, लतीफेबाजी करते हुए, शायराना अंदाज में हमेशा रामदास अठावले दिखते हैं। और वो सच तो इतना बोलते हैं कि वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को कहते हैं कि जिस दिन आपका वक्त आएगा हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, अभी तो मोदी जी का टाइम चल रहा है। तो क्या सच में रामदास अठावले अब राहुल गांधी के साथ खड़े होने जा रहे हैं? एक तीसरा साथी एनडीए का अपना दल, जिसकी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने भी आज वही भाषा बोली है जो राहुल गांधी की है। अब ये क्या भाषा है? दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों पार्लियामेंट के भीतर मेज ठोक करके जाति जनगणना की बात की थी, डिमांड की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ यह कह दिया था कि मैं कमिटमेंट करता हूं कि इसी पार्लियामेंट से जाति जनगणना को पास कराऊंगा और पूरे देश में करवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के फेर में इस तरह से फंसी हुई है कि न तो उसे उगलते बनता है और न निगलते बनता है। तब शुरू होता है एक नया खेल जिसमें अनुराग ठाकुर मोहरा बनते हैं, स्मृति ईरानी की तरह। वो स्मृति ईरानी जिन्हें राहुल गांधी के सामने लगाया गया था। एक बार राहुल गांधी के खिलाफ वो चुनाव हारी, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्री बनी, एजुकेशन मिनिस्टर बनी। दूसरी बार राहुल गांधी को उन्होंने हराया तो उनका डिमोशन हुआ, कपड़ा मंत्री रह गई। और तीसरी बार ताल ठोक कर जब वो मैदान में आई तो राहुल गांधी को ललकारती रही, लेकिन वो अमेठी सीट पर राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता केएल शर्मा के द्वारा पराजित हो गई। तब से स्मृति ईरानी कहां है किसी को नहीं पता। अनुराग ठाकुर उसी तरह के प्यादे हैं। इस बार तो उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के निजी हमला किया। और वो निजी हमला क्या था कि जिनको अपनी जाति नहीं पता वो जाति गणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर मुझे गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये जब कहा जाता है कि इसको अपने बाप का नहीं पता, वो गाली होती है। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरी निगाह तो सिर्फ मछली की आंख पर है, मैं अर्जुन हूं और इसीलिए मैं कास्ट सेंसस करा करके रहूंगा। आप चाहे मुझे गाली दें या कुछ भी किसी भी भाषा में बोलें, मैं हटने वाला नहीं हूं। मेरा लक्ष्य से ध्यान हटने वाला नहीं है। आपको मेरा जितना अपमान करना है, जितनी गालियां देना है, दे लो। और उसके बाद अनुराग ठाकुर के उस वीडियो को ट्वीट किया नरेंद्र मोदी ने, ये कहते हुए कि साहब मेरे यंगर नेता को सुनिए,
एनर्जेटिक नेता को सुनिए, बहुत ह्यूमर है उनकी भाषण में। और वो ह्यूमर क्या था कि किसी व्यक्ति पर यह कहना कि जिन्हें उनकी जाति का नहीं पता वो कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले नरेंद्र मोदी को उनके ही अपने लोगों ने अब आईना दिखा दिया है। ताल ठोक करके वो सामने खड़े हो गए हैं, चिराग पासवान और रामदास अठावले। दोनों ही नेताओं ने एक डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा कि हमको कास्ट सेंसस चाहिए, जाति जनगणना कराइए। और ये वही डिमांड है जो राहुल गांधी लंबे समय से करते आ रहे हैं। क्या जाति जनगणना के मुद्दे पर ही ये सरकार जाने वाली है? ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार जाति जनगणना की डिमांड शुरू करने वाले व्यक्ति हैं जो आजकल बैसाखी बने हुए हैं। क्या नीतीश कुमार अपने इस मुद्दे को भूल पाएंगे? संभव ही नहीं है। और अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, तो अभी इजहार मोहब्बत, लेकिन उसके बाद अभी तकरार भी शुरू होगी। इजहार के बाद तकरार तो होनी ही है। डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी क्योंकि बजट का डब्बा गोल है, कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है देश पर। कितना आप चमड़ी खींचेंगे मिडिल क्लास की, कितना आप उसका रक्त चूसेंगे कि उस पर ये टैक्स, वो टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सेस सब लगा दीजिए। रोड टैक्स भी उसी से वसूल करिए, टोल भी उसी से वसूल करिए क्योंकि बेचारा वही एक ठो गाड़ी लेकर के अपना जीवन यापन भी करता है। लेकिन क्या आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, उनकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे? नायडू के लिए तो एटीएम है, जिस दिन आपने बंद किया उसी दिन आपका अकाउंट सीज हो जाएगा। ये नायडू का हाल है। और इधर अचानक ये तीन प्रमुख लोग मोदी जी के खासम खास, चिराग पासवान, रामदास अठावले और अनुप्रिया पटेल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दो दो उनके हनुमान उनके सामने खड़े हो गए? दरअसल पिछले दिनों जो SC ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के खिलाफ जिस तरह का माहौल दिख रहा है, समय 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है। ये खतरा सीधे तौर पर दलितों और आदिवासियों को दिख रहा है कि आरक्षण खतरे में है, आरक्षण पर हमला है। और सेव रिजर्वेशन नाम से ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। और अभी तो क्रीमी लेयर का भी मामला आ सकता है। चिराग पासवान सीधे तौर पर इसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर की बात करना दलितों के भी आरक्षण के मामले में ये बेमानी है। क्योंकि चाहे दलित IAS हो जाए या मंत्री बन जाए, उसको लोग दलित ही समझते हैं, यही समझ करके ट्रीट करते हैं, भले ही काम चाटू निकलवा ले जाए। ये मानसिकता है लोगों की। तो सामाजिक आधार पर, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर जो रिजर्वेशन मिला था उसे डाइल्यूट करने की जो कोशिश हो रही है, उसकी वजह से चिराग पासवान और रामदास अठावले दोनों ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कानून तो सरकार बनाएगी, कैबिनेट बनाएगी। और अभी से नरेंद्र मोदी को दबाव में लेने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अनुप्रिया पटेल भी, जो OBC का मुद्दा है, अपर OBC के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कास्ट सेंसस का। और कास्ट सेंसस सिर्फ मुंडी गिनने का मामला नहीं है कि आप गिन ले कि सर कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं। दरअसल जाति जनगणना संसाधनों की भी गिनती करेगा। किस समाज के पास, किस समुदाय के पास कितनी संपत्ति है, कितने संसाधन हैं, कितनी इनकम है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब निकल करके आएगा। सरकारी नौकरियां किस समाज के पास कितनी हैं, ये निकल करके आएगा। तो जो कंफ्यूजन पैदा की गई थी OBC के भीतर, जो संदेह पैदा किया गया था SC के भीतर किसी एक जाति के खिलाफ, किसी एक दो जातियों के खिलाफ,
वो कंफ्यूजन भी दूर होगा और दूसरा, संसाधनों पर कब्जा किसका है ये भी पता चलेगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। राहुल गांधी का मजाक उड़ा करके वही खेल हो रहा था। दूसरा, राहुल गांधी को लगातार डराने की भी कोशिश हो रही है ईडी की छापेमारी से। कभी जो संजय राउत ने कहा कि उन पर हमला भी किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी अपनी उस डिमांड के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और यही वजह है कि आज उनके साथ नरेंद्र मोदी के भी अपने साथी जुड़ने लगे हैं, आने लगे हैं। और ये इस बात को साबित करता है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगाने वाली है। नरेंद्र मोदी कितने समय और रहेंगे? या तो नरेंद्र मोदी कास्ट सेंसस कराएं, लेकिन जाति जनगणना कराना भारतीय जनता पार्टी की आने वाले भविष्य की राजनीति को चौपट करेगी। जो पोलराइजेशन वो धर्म के जरिए करना चाहती है, इसमें पूरी सेंधमारी हो जाएगी। अभी तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करके अति पिछड़ों को अपने साथ लाने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। लेकिन वर्गीकरण अपनी जगह है। जो अति पिछड़े समाज हैं, अति दलित समाज हैं, वो ये तो चाहते हैं कि वर्गीकरण हो, उनको अपने अधिकार मिले, अधिकारों को लेकर के वे कॉन्शियस हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उतने ही चैतन्य भी हैं, वो सजग हैं और वो जानते हैं कि ये पार्टी सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि संविधान पर भी हमला करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को भी नष्ट करना चाहती है। और ये जो खतरा है, उस खतरे को हर वर्ग समुदाय महसूस कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार भले ही वर्गीकरण करती है, जिसका बहुत सारे समाज, बहुत सारे समुदाय वेलकम कर रहे हैं, इससे सामाजिक न्याय और ज़्यादा नीचे तक पहुंचेगा और जो कमज़ोर जातियां हैं, समुदाय हैं, उनके अपलिफ्टमेंट में मदद मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये मंसूबा रखती है कि उसके जरिए उन्हें उन जातियों का वोट मिल जाएगा, तो वो बखूबी जानते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरक्षण के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। खास करके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आरक्षण के खिलाफ तो आरएसएस शुरू से रही है और आज तक है। तो ये जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स अब बेपर्दा हो गई है और ऐसे में इन समाजों का भी कोई समर्थन उसको नहीं मिलने वाला है। और अभी तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि चिराग पासवान के इस मांग को, जो अब अंदर खाने बात नहीं हो रही है कि टेबल पर बैठ करके मोदी जी से रिक्वेस्ट की जा रही हो कि आप सेंसस कराइए, तो कास्ट सेंसस कराइए, या रामदास अठावले भी वो कान में जाकर के मोदी जी से नहीं कह रहे, खुल्लम खुल्ला बात हो रही है कि जाति जनगणना कराना है और क्रीमी लेयर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार ने ये जोखिम लिया, सरकार अपना फायदा चाहती है, बीजेपी अपना फायदा चाहती है, लेकिन अगर उसने ये किया तो जाहिर तौर पर इस सरकार को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सरकार अब आप कह सकते हैं कि अंतिम घड़ियों की तरफ जा रही है। मैं अभी तो ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम घड़ियां गिन रही है, लेकिन उस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके अपने भी अब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और जो जाति जनगणना की मांग हो रही है, इससे राहुल गांधी का कद और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आया है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ी है, राहुल गांधी का एजेंडा और ज्यादा मजबूत हुआ है और कमजोर हुए हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का एजेंडा, नरेंद्र मोदी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की वो पूरी साजिश बेनकाब हो गई है, कमजोर हो गई हैं उनके अपने मंसूबे। तो ऐसे में राहुल गांधी जो मजबूत हो रहे हैं और मोदी डगमगा रहे हैं, ये नौका कितने जल्दी डूबेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या 3 राज्यों के चुनाव के बाद ही डामाडोल हो जाएगी? देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।